हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर चैनल टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी बीपीएससी की सामान्य अध्ययन की एक यहाँ पे आपके बिहार एससी ईआरटी प्लस जो आपके टीआरई में पूछे गए विगत वर्ष के क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ पे करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोग इसको कह सकते हैं। ये जो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी की जो ये P/Q क्लास हमारी चल रही है, ये आज हमारे यहाँ पे सेकंड क्लास होने वाली है। आप लोग फर्स्ट क्लास ना देखे हो तो चैनल पे विजिट करके आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इस क्लास को पूरी देखिएगा। आप एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्लास को लगभग आपके टॉप 15 क्वेश्चन है जिसमें आपको बिहार SC/ERT प्लस P/Q देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। प्राचीन भाषा की बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में जिस भाषा का लोग प्रयोग करते थे वो आपकी प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा भारतीय आर्य भाषा का एक प्राचीन रूप है। भारतीय आर्य भाषा का एक प्राचीन रूप ये आपका प्राकृत है, जो कि प्राचीन काल में लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती थी। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। आपको बताना है कि ऋग्वेद की जो भाषा है या ऋग्वेद को किस भाषा में लिखा गया है। तो ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को यहाँ पे इसकी रचना संस्कृत भाषा में किया गया है, जिसे हम देवों की भाषा भी कहते हैं। सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और इसकी रचना जो है लगभग प्राचीन काल में लगभग 3500 वर्ष पूर्व इसकी रचना जो है हुई थी। किसकी? आपके ऋग्वेद की, जो कि सबसे पुराना और प्रथम वेद माना जाता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। कृषि की बात करें जिसे हम कृषि कहते हैं, इसका आरंभ की बात करें तो इसका जो आरंभ है इसका आरंभ काल माना जाता है लगभग 7500 वर्ष पूर्व, जो कि कृषि की दृष्टि से नवपाषाण काल। देखिए, कृषि की दृष्टि से नवपाषाण काल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि का विकास नवपाषाण काल में आपको देखने को मिलता है। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण नवपाषाण काल हो जाता है कृषि के लिए, जो कि 7500 वर्ष पूर्व ये घटना घटी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। आपको बताना है कि जो ये इंडिया शब्द है ये किस शब्द से निकला है। इंडिया शब्द की बात करें तो इंडिया शब्द आपके इंडस से निकला है। इंडिया शब्द की बात करें तो ये आपके इंडस से निकला है। इंडस अर्थात यूनानियों। देखिए, जो इंडिया शब्द है ये यूनानियों के द्वारा दी गई, जो कि इंडस अर्थात सिंधु नदी से निर्मित ये इंडस, जो कि बाद में इंडिया जाकर नाम पड़ा, जिसको जो है यूनानियों के द्वारा दिया गया ये इंडस इंडिया जो है शब्द यहाँ पे होता है। तो इंडस शब्द से निकला है, जो कि यूनानियों के द्वारा दिया गया था, जिसको बाद में इंडिया कहा जाने लगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि से की जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि से की जाती है। तो वर्ष की गणना की बात करें जिसे हम ईयर के नाम से जानते हैं, इसकी गणना किसके जन्मतिथि से की जाती है। तो इसकी गणना जो है ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। आपको बता दें कि ईसा मसीह के
जन्म जो कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनके जन्म पर जो है ये आपको जन्मतिथि इनकी जो है वर्ष को जो है यहाँ पे ज्ञात की जाती है। आपको बता दें कि इसमें एक एडी होता है, एडी अर्थात ईसा मसीह के डेथ के बाद, उसके बाद बिफोर है, बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और वर्ष की गणना आपकी ईसा मसीह के द्वारा जो कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। अतीत के अध्ययन की बात करें, अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति है वो इतिहासकार कहलाता है। आपको बता दें कि इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतिहासकार उस व्यक्ति को कहते हैं जो अतीत के बारे में पढ़ता है, लिखता है और उससे संबंधित उस पर एकाधिकार होता है, उसे हम इतिहासकार कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके यहाँ से PYQ स्टार्ट हो रहा है। साथियों, यहाँ से PYQ स्टार्ट हो रहा है। ये आपके विगत परीक्षाओं में जो कि आपके टीआरई एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके टीआरई एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को करना आवश्यक है और यहाँ पे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको TRE 4 में। तो चलिए, यहाँ से PYQ हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो हम PYQ को देखेंगे और इसका रेफरेंस देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबारी थे, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य को चाणक्य नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। तो ये एक भारतीय शिक्षक और दार्शनिक और शाही सलाहकार थे। तो इनकी बात करें तो ये जो है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षक थे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना है कि ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणा पथ की बात करें तो इसका जो विस्तार है, ऐतिहासिक दक्षिणा पथ का जो विस्तार है, ये आपका यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य होता है साथियों, वो रहता है कि हम एग्ज़ाम के पैटर्न को जो है समझ पाएँ, किस तरीके के एग्ज़ाम पैटर्न कैसे BPSC के द्वारा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध थे, वो आपका कालीबंगा था। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आपके राजस्थान जो है राज्य में स्थित एक सभ्यता थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रणाली मानी जाती है, जो कि इसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध थे। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। नर्तकी की मूर्ति की बात करें तो नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई वो कांस्य से बनी थी। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो सिंधु घाटी में किस जानवर के जो है पूजा के प्रमाण मिले हैं, तो यहाँ पे किस जानवर की पूजा करते थे, तो कुबड़दार बैल की यहाँ पे विशेष
महत्व था इस सभ्यता में, इसलिए यहाँ कुबर दाल बैल की जो है पूजा की जाती थी, जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा इस जानवर की पूजा की जाती थी, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त का संकलन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऋग्वेद में जो सूक्त का संकलन है वो आपका 1028 सूक्त देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि किरतार जुनिये, देखिए किरतार जुनिये जो रचना है ये किसकी रचना है। तो किरतार जुनिये जो रचना है ये आपके भारवी की महाकाव्य कविता है। किसकी है? भारवी की है, इसलिए ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो किरतार जुनिये है ये भारवी की रचना है, जो कि संस्कृत की सबसे शक्तिशाली कविता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ है। देखिए वैदिक काल में जो प्रयुक्त पुर होते थे उसका क्या अर्थ होता था। तो पुर का अर्थ होता है दुर्ग की बात करें तो पुर शब्द का प्रयोग वैदिक लोगों के जो द्वारा किया जाता था वो गढ़ या किला के रूप में किया जाता था, जो बस्तियों के लिए किया जाता था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अंतिम प्रश्न है कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे। ऋग्वेद में तक्षण की बात करें तो ऋग्वेद में तक्षण का अर्थ यहाँ पे था कि बढ़ई, जो कि यहाँ पे लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण करते थे, उन्हें तक्षण कहा जाता था ऋग्वेद काल में। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके यहाँ पे बिहार SCRT के PYQ, बिहार SCERT प्लस आपके TRE में पूछे गए PYQ। उम्मीद करते हैं कि ये PYQ और SCRT के जो टॉप 15 क्वेश्चन थे आप लोग को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।